डिसेबिलिटी जो है वो फिजिकल है। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग हो फिर अब मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज आपके लिए इम्पॉसिबल। कई फिल्में ऐसी भी बनी है जहाँ पे ये भी बताया गया है कि कई केसेस आज भी पेंडिंग है। 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर। मैम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कई करप्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो केस की फाइल दबा दी। अभी जैसे ये रिसेंट केस है, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग वीडियो डालते हैं फट से वायरल हो जाती है, पर पुराने टाइम पे ऐसे नहीं। जो कानून है उसको अपनी लाइफ में किस नजरिए से देखते हैं? मेरे लिए सबसे बिगेस्ट लॉ है कि हमें इंसानियत को जिंदा रखना, तो इंसानियत ही सबसे बड़ा लॉ है। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं है, आप बड़े से बड़ा मोटिवेशन स्पीकर भी मोटिवेशन नहीं दे सकते। आपने कभी हार्ट बीट मशीन को देखा होगा, तो वो अप डाउन चलती है। अगर वो स्ट्रेट हो गई तो लाइफ खत्म, अप डाउन्स तो लगे रहेंगे। एडवोकेट और लॉयर वही बनता है जो जस्टिस के लिए लड़ सकता है। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को पार करके सफलता के चरम तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मैं कपिला और आपका फिर से स्वागत है आज एक नए पॉडकास्ट में। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराने वाली हूं जो कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं जालंधर में, और जालंधर के ही रहने वाले हैं। लॉयर तो वो बन चुके हैं, लेकिन लॉयर बनने की उनकी जो जर्नी रही है वो काफी मुश्किल भरी रही है। तो आज उनकी इस जर्नी के बारे में वो अब हमारे साथ कुछ बातें साझा करने वाले हैं, और हमारे स्टूडियो में आज वो मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो डिसेबल होने के बावजूद अपनी सफलता के सीमा जो उन्होंने छुई है, आज वो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो है गिरीश जी। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी इन योर चैनल। थैंक यू सो मच सर। आज आपने अपने कीमती वक्त से हमारे स्टूडियो के लिए वक्त निकाला, और आपके जो आज हम एक बात करने वाले हैं उसके माध्यम से बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे और मोटिवेट भी होंगे। सो मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ कि आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है कि जब आप अपने नाम के आगे लॉयर लगा सोचते हैं? मैम, बहुत मतलब मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है ये कि मेरे नाम के आगे एडवोकेट एज अ प्रीफिक्स लगा हुआ है जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, और ये मेरा सपना था जो अब हकीकत बन चुका। क्या बात है। कहते हैं ना कि हम सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपका भी जीवन इतना आसान नहीं रहा होगा इस राह तक पहुंचने के लिए। तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपका बचपन कैसा रहा, क्योंकि जैसे कि आप एक डिसेबल हैं, आपको परेशानी है, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जो बचपन रहा वो कैसा रहा, कैसे आप पले बढ़े, और किन कठिनाइयों को आपने पार किया? मैम, एक्चुअली बचपन में ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि जब तक अपना फैमिली साथ हो, तो मतलब सपोर्टिव फैमिली साथ हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। और स्कूलिंग का भी ये था कि मेरे टीचर्स और जो फ्रेंड्स थे वो काफी सपोर्टिव थे। मतलब एक नॉर्मल स्कूल से ही मेरी स्कूलिंग हुई है, तो स्टार्टिंग के इनिशियल डे में मुझे ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। हाँ, कभी कभी जैसे +1 +2 में साइंस अडॉप्ट की थी मैंने, आई मस्ट नॉन मेडिकल स्टूडेंट, तो उस दौरान कुछ चीजें थी जो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं गई, पर आज उनके ना होने के भी बावजूद मैं यहाँ पे हूँ। ये भी गॉड का ही प्लान होगा कोई ना। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस मुकाम तक पहुंचेंगे, या आपको किसी ने पुश किया, किसी ने मोटिवेट किया, या आप किसी कोई खास इंसान से मोटिवेट होकर आपने ये लाइन चूज करी? मैम, एक्चुअली जो +1 +2 में जो चीजें हुई, उन्होंने अंदर से खुद ने ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्रिएट की कि मुझे अपनी फील्ड के और लोगों को जस्टिस देने के लिए इस फील्ड में आना चाहिए। एक्चुअली हुआ ये था कि कंपार्टमेंट आई थी मेरी केमिस्ट्री में। ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने का मौका मिला, और काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को विजिट किया कि रीअपेयर, क्योंकि आई एम अ वेरी मतलब एवरेज स्टूडेंट, कभी रीअपेयर के बारे में सोचा नहीं था। वो फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आया था। एंड उस दौरान मुझे लगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कुछ काम ऐसे हैं जिनको हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ये चीजें गलत हो रही हैं हमारी सोसाइटी में। इसीलिए मैंने लॉ को एज अ करियर चूज किया।
हुँ। उस वक़्त नहीं पता था मुझे कि इतनी मतलब स्ट्रगल होगी, पर मैंने चूज़ किया। चूज़ किया। तो किस ईयर में आपने ये सोचा कि मुझे करना मैम चाहिए? इट्स अबाउट 2018 और 19 क्योंकि तभी मैंने 12th कंप्लीट की थी। कंप्लीट करी थी। मतलब इनिशियल स्टेज पे ऐसा मेरा कुछ नहीं था। वो चीज़ें होती रही अकॉर्डिंग टू प्लान, तो उसकी वजह से लॉ को चूज़ किया एज़ अ ओके, करियर। एज़ अ करियर। नहीं, जब आपको दिख रहा था कि आपको शारीरिक एक परेशानी है और अगर मैं ये लाइन चूज़ करता हूँ तो ये भी कठिनाइयों से कम नहीं होगी। तो क्या फैमिली के साथ डिस्कशन किया? फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको? मैम फैमिली ऑलवेज़ सपोर्टिव है। आज भी आप देख रहे हो कि मैं अपने पापा और भाई के जी। साथ स्टूडियो में हूँ। हुँ। तो मतलब उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पीछे खींच लो हुँ। या है ना ये फ़ील्ड तेरे लिए नहीं है। उन्होंने बोला अगर करना है तो करना है। हुँ। मतलब फैमिली शुरू से बहुत सपोर्टिव रही, बहुत बहुत ज़्यादा। सपोर्टिव रही है। मतलब आप उन्होंने ही आपको एक तरीके से मोटिवेट किया कि हाँ, आप कर सकते हो। कर सकते हो। ये जो हमारी डिसेबिलिटी है, ये आड़े नहीं आनी चाहिए हाँ इस जी। चीज़ को लेकर। और मोरओवर मैम डिसेबिलिटी जो है वो फिज़िकल है। हुँ। जब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो फिर अब हुँ। मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई। मैं अपने ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगी कि गिरीश जी ने ये बात बोली कि जो डिसेबिलिटी है वो आपको शारीरिक रूप से है, लेकिन दिमागी तौर पर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो जब तक हमारा एक माइंड जो होता है अच्छे से चल रहा होता है तो हम किसी भी चीज़ को ग्रैब जी कर मैम। सकते हैं और बहुत ईज़िली भी कर जी सकते हैं। मैम, बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि इस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन जब जर्नी स्टार्ट हुई, जर्नी का जो पहला दिन होता है, जब हम एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं पढ़ाई के लिए, जी मैम। तो कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस शेयर करें कि लगा कि नहीं मुश्किल लग रहा है। मैम एक्चुअली जब डिग्री कंप्लीट होगी, हाँ जी। 5 साल लगाए, डिग्री कंप्लीट होगी, उसके बाद हमें एक एडवोकेट चूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल नॉलेज लें। जी। तो मैंने काफ़ी मतलब डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी हमारे एडवोकेट्स हुँ। को विज़िट किया, पर उनका यही कहना था कि आप अभी इस फील्ड में इस कंडीशन के साथ कैसे चलोगे? हुँ। पर उन्होंने गलत गाइड नहीं किया, हो सकता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की जगह बिल्कुल ठीक हुँ। हों। पर तब एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि हाँ, अभी थोड़ा बैक होना चाहिए पर फिर ड्यूरिंग बार के इलेक्शंस हमारे एक एडवोकेट हैं जिनके साथ अभी मैं अंडर प्रैक्टिस हूँ, जी। एडवोकेट रतन दुआ। जी। उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्होंने मेरे को बोला कि तू आजा, हुँ। मैं तेरे को चैम्बर में अपने ऑफिस में बिठाकर सारा काम सिखाऊँगा। सिखाऊँगा। अगर जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद तुझे लेकर चला हुँ। जाऊँगा। मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प किया और स्टिल ही इज़ बिलीविंग इन मी। बिल्कुल। नहीं, कई बार हमारे पीछे जो लोग होते हैं वो ही कह देते हैं कि नहीं तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, क्या तू और कोई लाइन चूज़ कर ले या घर पे बैठ के जैसे कि आज आप देखते हो बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम वाले कोर्सेज़ भी हैं और जॉब्स भी हैं। तो ऐसा कभी कोई टाइम पीरियड आया आपकी लाइफ़ में? मैम ऐसा अभी तक तो नहीं हुँ। आया क्योंकि मेरे को ये है कि अगर इतना प्रोफ़ेशनल कोर्स करके भी मैं वर्क फ्रॉम होम को ही देखूँ, फिर जिस मोटिव के लिए मैं इस फ़ील्ड में आया हूँ वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। मुझे लोगों को जस्टिस देना है। हुँ। अपने जैसों को या कोई भी है जस्टिस की भी। अभी तो मैं जुडिशरी की भी तैयारी कर रहा था ड्यूरिंग जब मेरा जी। कोर्स कंप्लीट हुआ पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने हुँ। कि 3 साल की प्रैक्टिस कंपल्सरी है हुँ। जज का पेपर भरने के लिए। जी। उसके वजह से मुझे इस प्रैक्टिस फील्ड में आना पड़ा। आना पड़ा। वो भी मैं गॉड की प्लानिंग मानता हूँ कि मुझे इतने अच्छे मेंटर एज़ एन हुँ। एडवोकेट रतन दुआ मिले, जिन्होंने मेरे में आज तक बिलीव कर रहे हैं और उनकी मोटिवेशन की वजह से ही मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या बात है! बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप अपनी लाइफ़ में एक लॉ जो है हमारा जो कानून है, उसको अपनी लाइफ़ में किस नज़रिए से देखते हैं? मैम लॉ तो बुक्स में तो काफ़ी कुछ लिखा है कि लॉ हुँ। के बारे में लॉ ये है, ये है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ़ में उसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, हुँ। क्योंकि हम बियॉन्ड लॉ के नहीं जा सकते। हुँ। पर मेरे लिए सबसे बिगेस्ट लॉ है कि हमें इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहिए, ठीक जी। है? तो इंसानियत ही सबसे बड़ा हुँ। लॉ है, उससे ऊपर तो कुछ उससे जी, ऊपर तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इंसानियत की अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो आप किसी भी तरह के आगे जो परेशानियाँ हैं, जो केसेज़ हैं लोगों के, वो ईज़िली हैंडल कर सकते हाँ हैं। जी। हमारी फ़ील्ड में हमें सबसे ज़्यादा लोगों की परेशानियों को सुनना चाहिए। फर्स्ट एडवोकेट शुड बी अ गुड लिस्टनर। हुँ। उसके बाद क्योंकि हम अगर लोगों की परेशानी सुनेंगे नहीं, हुँ। तो उनका हल भी नहीं ढूँढ सकते। बिल्कुल। अ, अगर हम आपके लाइफ़ आपके करियर की अभी तक की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं
कोई एक ऐसा पल भी आया होगा जब आपके साथ जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने भी बोला होगा कि नहीं गिरीश तुम रुको हम कर लेते हैं, कभी ऐसा कोई मोमेंट? नहीं मैम, मेरे जो कोवर्कर्स हैं ना और जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो इवन मुझे इनकरेज करते हैं ओ कि तुम करो, हम बैक हो जाते हैं, तुम करो। तुम करो। ड्यूरिंग हमारे कॉलेज जब हमारी इंटर्नशिप लगती है तो भी हमें एडवोकेट्स के पास जाना पड़ता है। जी। मेरे पास जो ग्रुप था 5-6 लड़कों का, लड़कियों का, उन्होंने खुद मेरे को लेकर जाते थे कोर्ट तक कि हाँ गिरीश जाएगा तो हम जाएंगे, वरना हम भी नहीं जाएंगे। उन्होंने काफी सारे प्लान्स मतलब मेरे लिए कैंसिल किए हैं। मतलब ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं रही कि किसी ने मेरे को इस फील्ड में पीछे खींचा हो। मेरे कोवर्कर्स जो हैं मेरे साथ काम करते हैं वो भी मुझे इनकरेज करते हैं कि हाँ तू निकल, इस जगह से निकल, हम तेरे साथ हैं, हम पीछे हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपके जो कोवर्कर्स हैं, जो आपके साथी हैं, वो आपको और मोटिवेट करते हैं आगे जाने के लिए और मतलब कि पुश भी करते हैं। कई बार आपको भी लगता होगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा तो तुम कर लो, ऐसी कहीं ना कहीं सोच आ ही जाती है। एट सम पॉइंट आ जाती है, पर वो ऐसे आने ही नहीं देते। एक सेकंड के लिए भी सोचो ना, नहीं हो जाएगा कोई नहीं, गलती हो जाएगा, हम बैठे हैं, हम देख लेंगे। क्या बात है। अच्छा, क्या जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी होता है दोस्तों के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, तो उसमें भी आप पूरे हिस्सेदार होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। मतलब वही चीज आ जाती है ना, जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकल है, मेंटल नहीं है। जब तक यहाँ से कुछ नहीं है आप मतलब फिर तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है। नहीं, आपकी बातें बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, तो मैं आपके माध्यम से हमारे व्यूअर्स को एक ये मैसेज दिलवाना चाहती हूँ कि जैसे आप एक एडवोकेट लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितने घंटे की पढ़ाई जो है इस पे ज़रूरी होती है? कितना एक टाइम आपको लगातार पढ़ने की ज़रूरत है? मैम इट्स ना कि इंटरेस्ट होना चाहिए आपका फील्ड में। अब मेरा इंटरेस्ट था, मेरे को एक भी सब्जेक्ट मतलब टफ नहीं लगा। अभी 12th में मेरी पहली रीअपेयर आई जी। उसके बाद ये 10 सेमेस्टर होते हैं 5 सालों में, एक भी रीअपेयर नहीं है। मतलब 150 प्लस पेपर होते हैं हमारे, एक भी रीअपेयर नहीं है और मार्क्स भी ठीक है। मतलब इंटरेस्ट है तो आप कर जाओगे, नहीं तो मैम बहाने देने वाले तो काफी बैठे बिल्कुल होते हैं। अच्छा, जब 12th में आपकी रीअपेयर का वो हुआ तो उसके बाद कभी लगा कि नहीं अब मैं तो फेल ही हो गया, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं कर ही नहीं पाऊंगा? कई बार होता है ना ऐसे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो चीज सामने आती है ना, तब थोड़ी देर के लिए लगता है, पर ऐसा था कि करना तो है ही। अगर उस चीज को लेकर आज तक बैठा होता तो आज हम शायद ये पॉडकास्ट भी ना करते होते। बिल्कुल सही ठीक बात है, यहाँ तक पहुंचता ही ना मैं। ये चीज है। तो क्या आपको लगता है कि डिसेबिलिटी को लेके सोसाइटी में अवेयरनेस की अभी भी कमी है? मैम कमी है, बिल्कुल है, और एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं कमी है। अभी मैंने आपको रिसेंटली एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मैंने फील्ड ज्वाइन की तो किसी ने मतलब इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। चलो नेगेटिव नहीं दिया, पर ठीक है, किसी ने अगर उनमें वो एक्सेप्टेंस या अवेयरनेस होती तो शायद बहुत पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती। मतलब कि कहीं ना कहीं कमी सोसाइटी में अभी भी है। हमें हमारी फैमिली सपोर्ट करती है, हमारे फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोसाइटी में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसेबिलिटी को देखते हुए कई चीजों को नजरअंदाज भी कर देते हैं। समहाउ कई बार फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, फैमिली भी इल ट्रीट करती है इस बच्चों डिसेबिलिटी से, जो कि नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल, आप सही ये एक ऐसे लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे को मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि दिमागी तौर पे तो बच्चा बिल्कुल सही है ना? अगर हम उसको दिमागी तौर पे भी खराब करेंगे तो वो पूरी तरह से ही डिसेबल हो जाएगा। जी, इसी के चलते हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड को डिसेबिलिटी को डिफरेंटली एबल्ड से चेंज किया था ना, कि बच्चों में ये चीज हो कि हम डिफरेंटली एबल्ड है, हमारे पास कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा जो हमें भगवान ने ऐसा बनाया। अगर भगवान ने एक रास्ता बंद किया तो उसने 10 खोले भी होंगे, बस वो देखने की जरूरत है। अपने आप को पहचानने की जरूरत है, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है उसको जानने की जरूरत है। तो आपकी जिंदगी में आपने कहा कि अभी आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं रतन जी के अंडर, है ना? कोई रोल मॉडल भी आपके लिए रहा हो? मैम रोल मॉडल मैं तो अपने हर मतलब पॉडकास्ट या इंटरव्यू में यही बोलता हूँ, बी योर ओन मोटिवेट। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं है, आप बड़े से बड़ा मोटिवेशन स्पीकर भी मोटिवेशन नहीं दे सकते। अंदर से होना चाहिए कि मुझे मोटिवेशन होना है, तभी आप हो सकते। मतलब आपके लिए आप खुद के लिए ही रोल मॉडल है? जी मैम। क्या खुद के लिए क्या अपनी सोच रखते हैं
कि आगे जाके मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, या जब आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट कैसे करते हैं खुद को? मोटिवेशन का मैम एक ही तरीका होता है कि मुझे रुकना नहीं है बस। हम्म। चाहे लाइफ जो मर्जी है, लाइफ हम्म। अप डाउन है। आपने कभी हार्ट बीट मशीन को देखा होगा, तो वो अप डाउन बिल्कुल चलती है। बिल्कुल। अगर वो स्ट्रेट हो गई तो लाइफ खत्म। अप डाउन्स तो लगे रहेंगे, हम्म। हमें बस चलते रहना। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको इस लाइन से थोड़ा सा अलग करूंगी कि कई बार कहा जाता है कि एडवोकेट या लॉयर वही बनता है जो बोलता बहुत है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। एडवोकेट और लॉयर वही बनता है जो जस्टिस के लिए लड़ सकता है, जिसको अपने से ज्यादा सोसाइटी की फिक्र हो, सोसाइटी के लोगों की फिक्र, वही बन सकता है। आपने सोसाइटी की बात करी है, तो सोसाइटी को लेकर और क्या-क्या चीजें आपने सोच रखी हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? मैम फ्यूचर प्लान्स तो ये हैं कि वुमेन्स के लिए काम किया जाए जो एक्चुअल में विक्टिम है काफी चीजों की, डोमेस्टिक वाले, क्योंकि उन लॉज को काफी वायलेट किया जाता है आजकल की वुमेन्स के अकॉर्डिंग, कि हमें मेंटेनेंस ज्यादा दो, या बेवजह ही डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस डाल। एक अभी बच्चों को लेकर भी चाइल्ड अब्यूज भी काफी हो रहा है, रिसेंटली हमें देखने को मिला है। और मेंस भी काफी ऐसे हैं जो इन चीजों को लेकर काफी हैं बिल्कुल। पीड़ित। जैसे आप अभी चाइल्ड अब्यूज की भी बात कर रहे हो, होशियारपुर का एक लेटेस्ट ही मामला जो जी आया है, तो उसमें किस तरह का लॉ है जो ऐसे मतलब इस तरह की जो केसेस आते हैं, कैसे उन चीजों को कवर अप किया जाता है? मैम ये हमारा एक एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, जैसे उनके साथ रेप वगैरह हुआ है, उस चीजों में डील किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारा, उसमें भी बच्चों से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, जिनमें ये है कि वर्क करना जरूरी है, उन प्रोविजंस को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है वक्त के साथ। बट कहीं ना कहीं हमारे जैसे अवेयरनेस की कमी है, मतलब लोगों को मेंटली भी बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। जी मैम। आपके हिसाब से आप इस पे क्या अपनी सोच राय देना चाहते हैं? मैम मेंटली तो ये है ना, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, जितना मर्जी आप अवेयरनेस फैला लो। अभी जो 5 साल के बच्चे का हुआ है, अभी उसकी जो दुश्मनी होगी, चाहे होगी चाहे नहीं होगी, वो उसके फादर से थी। उस बच्चे का क्या कसूर था जिसके साथ ये सब हुआ? ये मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। बट हमें अपने एज अ सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं एज अ सिटीजन, हमें इस चीज को बदलने की भी जरूरत है, इस पे ज्यादा काम करने की भी जरूरत है। वो तो लॉज को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, लोगों के बीच में से जो डर है ना वो खत्म हो। इस तरह के कुछ कैंपेन्स भी रन करने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, ऐसा चीजें रन होनी चाहिए। कि पहले कहाँ देखा जाता था कि सिर्फ लड़कियां ही इस तरह का शिकार हो रही हैं, बट आजकल तो छोटे छोटे जो बॉयज हैं वो भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। डेली कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की खबर सामने आती है। जी मैम बिल्कुल। तो लॉ में काफी नीड है चेंजेस की, काफी लूप होल्स हैं। अभी हमारे रिसेंटली लास्ट ईयर तीनों जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको चेंज किया गया। अभी कई लोग कहते हैं कि प्रोसेस काफी लंबा है क्रिमिनल, उसमें काफी प्रोविजंस है कि 3 साल के अंदर अंदर क्रिमिनल केसेस को खत्म करो। अब प्रोविजन तो बनवा देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कैसे नहीं, ये तो हमारे जो जुडिशरी है या एडवोकेट्स हैं उनके हाथ में। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज आप भी देखते होंगे, ठीक है? कहीं ना कहीं हमें लॉ रिलेटेड कई फिल्मों में चीजें दर्शाई जाती हैं। तो कई फिल्में ऐसी भी बनी है जहाँ पे ये भी बताया गया है कि कई केसेस आज भी पेंडिंग है, पुराने से पुराने केसेस। तो पेंडिंग, इसका रीजन क्या है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कई करप्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो केस की फाइल दबा दी जाती है। अभी जैसे ये रिसेंट केस है, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग वीडियो डालते हैं फट से वायरल हो जाती है, पर पुराने टाइम पे ऐसा नहीं था। किसी ने भी एएसआई हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, कुछ भी हो, अगर वो करप्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है फाइल को दबा दिया जाएगा बाय एनी रीजन। वो फाइल कभी बाहर ही नहीं आएगी जब तक कोई मतलब सोसाइटी से लड़ने वाला या इन लोगों से लड़ने वाला बंदा सामने नहीं। बट कहीं ना कहीं अगर कोई लड़ने के लिए भी आगे आता है ना, उस चीज को लोगों के सामने लेकर आना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसे भी दबा दिया जाता है। जी मैम, पर मैम इसके लिए तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा ना। अगर हम सारे यही सोच लें कि मैं भी उनके लिए हेल्प करूंगा तो मुझे भी दबा दिया जाएगा। अभी रोड पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई बंदा इसी डर से नहीं उठाता उस बॉडी को या उस विक्टिम को कि मेरे पे कल को पुलिस, पर ये चीज है कि पुलिस हमारी हेल्प के लिए है, नॉट एवरीवन इज द सेम। बट कहीं ना कहीं वो चीजें उल्टी भी पड़ जाती हैं। जी मैम, तो लोग डरते हैं आज की डेट में, वो क्योंकि डर जाता है। जिस हिसाब से डर होना चाहिए, पनिशमेंट का डर होना चाहिए उन लोगों को जो गलत काम करते हैं।
वो चीज की भी कमी है, उस पे भी ये काम अच्छे से होना चाहिए, चाहे आपके माध्यम से हो या पुलिस के माध्यम से हो। जी कहीं ना मैम। कहीं कुछ ऐसे एक्ट्स और नए लेके आने चाहिए जी मैम। ताकि इस तरह की चीजें सामने ही ना आए। जी मैम। अभी जो हमारे पुराने लॉज रिप्लेस हुए हैं वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे थे, कितने साल बाद चेंज हुए, जबकि वो बहुत पहले जन्मे। ये तो है, अवेयरनेस आ रही है, पर जब आनी चाहिए तब नहीं आ रही, धीरे धीरे आ रही। चलो देर आए दुरुस्त आए कि जी मैम, धीरे धीरे बिल्कुल। चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। जी मैम। आपकी भी कोई बॉलीवुड मूवी ऐसी होगी फेवरेट जिसमें एलएलबी का कुछ दिखाया गया होगा, बताना मैम अभी चाहेंगे? तो जॉली एलएलबी है, तो उसके दोनों पार्ट्स देख लिए, जी। थर्ड आर कमिंग, तो वही है तो उसमें से क्या एक सीख मिलती है आपको? कि मैम हमें जो भी है गलत करने वाला आज नहीं तो कल पकड़ा जाए। उसके दोनों पार्ट्स में यही है, जितना मर्जी बंदा होशियार हो, चोर आखिर में पकड़ा ही जाए। बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज है। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये जानना चाहूंगी अब कि आपके हिसाब से सक्सेस वो क्या मंत्र है? सक्सेस को आप क्या समझते हैं अपनी लाइफ को देखते हुए? मैम सक्सेस ये है, कई लोग डिनोट करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास मिलियंस हो, बिलियंस हो, पर अगर आपने अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए थोड़ा सा भी कुछ किया ना, मतलब 1% 2%, तो आपको ये मानना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेस। क्योंकि पैसा आज है कल नहीं है, पैसा एक नीड है, आई नो दैट, पर ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर। सबसे ऊपर है। सक्सेस मेरे लिए सक्सेस वही है कि आप किसी के काम आ सको, तो आप सक्सेसफुल हो। बहुत अच्छी बात कि आपने बताया कि सक्सेस किसे माना जाता है ना? जी। अगर आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, आप उसके बिहाफ पे एक अच्छा काम कर रहे हो, सोसाइटी में एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहे हो, तो जी। वही आपके लिए सक्सेस है। जी। सक्सेस मंत्र तो आपने बताया ही, लेकिन आजकल जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, है ना? आपने तो अभी अपना कदम एक स्टेप जी। फॉरवर्ड कर लिया है, लेकिन आपके जैसे लाखों लोग हैं इस दुनिया में, और कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हम कुछ करें, बट कहीं ना कहीं उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता। तो उन यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम एक्चुअली बात ये है कि यंगस्टर्स को डीमोटिवेट तो होना नहीं चाहिए, कि उन्हें मोटिवेट ही रहना चाहिए कि टाइम चेंज होता है, टेबल ऑलवेज टर्न्स एट द एंड। तो बिल्कुल। ये सोच के बैठ जाना कि हाँ ना, मेरे से नहीं होगा, ये किसी बात का सोल्यूशन तो नहीं है। मेहनत करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट तो आएगा। बिल्कुल। और आप अपने सीनियर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? सीनियर्स का मैम मैं जितना थैंक यू करूँ आज तक उतना कम है। उनका तो थैंक यू है कि उन्होंने आज तक मेरे में बिलीव किया, चाहे मेरे स्कूल टीचर्स हैं, चाहे कॉलेज हैं, और चाहे सर हैं मेरे जिनके अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एडवोकेट रतन दुआ, उनका तो बहुत बहुत थैंक यू है सबका। अच्छा, आपके हम एक पुराने पिछले पल पे जाएंगे, जब आपने एडवोकेट की जब आपने पढ़ाई करी और जब आपके नाम के आगे एडवोकेट लगा, लॉयर लगा, तो वो पल कैसा था? वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस पल पे सबसे पहले आपने किसको बताया कि नाउ आई एम एडवोकेट? मैम सबसे पहले तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब लिटरली मैं नैप ले रहा था आफ्टरनून में, और मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल करके बताई, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले पापा और मम्मी को ही बताया, उसके बाद ही सबको पता लगा। सबको बताया। हाँ, उसके बाद जब हम लाइसेंस लेने गए, वो तो एक पल हर लॉ स्टूडेंट उस चीज की वेट करता है, वो बहुत अच्छा था, मतलब मेरे लिए सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग और सबसे बिगेस्ट मोमेंट है वो मिला है। क्या बात है। जी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं हमारे। तो एक कॉमन सा मैसेज सभी दर्शकों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्या है आपकी तरफ से? मैम सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल। गिरीश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। आपने इतनी अच्छी बातें साझा करी, हो सकता है आपके इस वीडियो के माध्यम से और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सके। जी मैम, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये थे मेरे साथ गिरीश जी, एडवोकेट जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जालंधर में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी जो जर्नी बताई है वाकई ही ये काबिले तारीफ है। मैं सिर्फ अपने दर्शकों जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि हिम्मत आप कभी मत हारिए। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप अपनी सफलता को जरूर छू सकते हैं और उस मुकाम तक भी पहुंच सकते हैं जिनके सपने आपने वाकई देखे हैं। तो इस तरह की और भी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो गिरीश जी ने जितनी भी बातें बोली हैं वो और लोगों तक पहुंचे जरूर।
नमस्कार।